वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और नवाज शरीफ साहब की आमद मुतवक्के है। वैसे पिछले दिनों कहा जा रहा था, कोई कहता था आएंगे, कोई कहता था नहीं आएंगे, कोई कहता था कि अंदर खाने कोई सेटिंग होनी ज़रूरी है, कुछ इनको स्पेस मिलनी ज़रूरी है, कुछ इनके साथ क्योंकि उनके लिए जो सज़ा है या तो वो उनको मुकम्मल करनी पड़ेगी। फिर किसी ने कहा कि नहीं, वो पिटिशन दे देंगे। अब मुख्तलिफ बातें होती रहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे ऐसे लगता है कि उनके लिए मतला साफ होता जा रहा है। 2007 में जब उन्होंने पाकिस्तान आने की कोशिश की थी तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते ही उनको वापस सऊदी अरब भेज दिया गया था। 2018 में जब वो अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ आए थे तब उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब है 2023 में उनका इस्तकबाल कैसे होगा? एयरपोर्ट से उनको घर ले जाया जाएगा या कहीं और ले जाया जाएगा, या क्या पॉलिटिकली इस वक्त सिनारियो बनाया गया है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नुसरत जी, अमीर अब्बास साहब, ये बताइए कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब की आमद मुतवक्के है और इस बार उनको एयरपोर्ट से कहाँ ले जाया जाएगा? उनके लिए मतला साफ है, अंदर खाने सेटिंग्स हो चुकी हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी आने के हवाले से? जी, मतला पहले तो जुज़वी तौर पर अब्र आलूद था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मतला साफ हो रहा है। खास तौर पे जिस तरह नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के लंदन में हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल, जो कि बहुत सीनियर डिप्लोमेट है, स्पोक्स पर्सन रहे हैं फॉरेन ऑफिस के, जर्मनी में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, और उनको अंदाजा होना चाहिए था कि नॉर्म्स क्या कहते हैं किसी कन्विक्टेड शख्स को मिलने के सिलसिले में या उसको वेलकम करने के लिए। जी। तो जिस तरह डॉक्टर ने उनको खुद उनको डिपार्ट किया, सी ऑफ किया या वेलकम किया एक कन्विक्टेड शख्स को, अगरचे लाहौर हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके तहत, तो जो हमारा हाई कमीशन है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नवाज शरीफ साहब के पीरियोडिकल मेडिकल टेस्ट को या उनके एग्जामिनेशन को मॉनिटर करेंगे कि क्या वो उनकी बीमारी चल रही है, इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन हमारा हाई कमिश्नर एक कन्विक्टेड एब्सकॉन्डर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। तो जब किसी शख्स को मुल्क आने से पहले ही इस किस्म का प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाए, तो ये सारे वो वाज़े इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर हाथ रखा जा चुका है। और अब तो खुर्शीद शाह साहब बड़ी नपी तुली बात करते हैं, अब तो वो खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ एक डील के नतीजे में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और एक डील के नतीजे में नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिलेगा। तो डील कैसे हो सकती है, कौन कर सकता है? मैं आप हमारी तो डील की पसली नहीं है ना, तो डील तो इस मुल्क में एक ही तरफ से हो सकती है, जहां से हमेशा होती रही है। तो अगर वहां से डील हो रही है नवाज शरीफ की, तो उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पर अभी भी उनको ट्रस्ट नहीं है। 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं पॉलिटिक्स में कि जिनको हुकूमत मिल सकती है या हुकूमत दी जा सकती है। एक पीपल्स पार्टी है, एक पीटीआई और एक पीएमएल है। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के ऊपर अभी भी उनको ट्रस्ट नहीं है। वो पीपल्स पार्टी को नहीं समझते कि वो मुल्क को चला सकती है। पीटीआई वैसे ही डिसमेंटल का शिकार है, तो फिर हुकूमत सिर्फ और सिर्फ पीएमएलएन को दी जा सकती है। पीएमएलएन को भी जो हुकूमत दी जाएगी वो ऐसा नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी से या इवन सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं लेने दी जाएगी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और आपको एलायंस की जरूरत नहीं है हुकूमत बनाने के लिए। तो अगर पीएमएलएन की हुकूमत मिलेगी तो वो इस तरह से होगी कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में होगी वो उनमें बेहतर पोजीशन पर होगी और उसको अलायंस के साथ हुकूमत बनाना पड़ेगी, ताकि अगर कल को नवाज शरीफ ने घूरने की कोशिश की, अगर कल को नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद का नाम दिया, अगर नवाज शरीफ में कोई जमहूरियत पसंद जागा, तो फौरन नवाज शरीफ की कुर्सी के नीचे से एक टांग तो पहली तोड़ दी जाएगी और बाकी एक टांग तोड़ेंगे तो धड़ाम से मियां साहब इक़्तिदार से नीचे। लेकिन अब तो मियां साहब ये अफोर्ड भी नहीं कर सकते और मेरे ख्याल में वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि बड़े सारे मिन्नते तरलों के बाद तो शायद वो वतन वापस आ रहे हैं और इनको पीएमएलएन को ही मौका मिल रहा है, जबकि पीएमएलएन ने अभी जो कारकर्दगी दिखाई रीसेंट पास्ट में वो मेरे और आपके सामने है। तो जिस तरह डील और ये तमाम चीज़ें और पॉलिटिक्स ये तो अपनी जगह है, लेकिन अवाम का क्या, लोगों का क्या? लोग तो इस चीज़ को अभी भी तस्लीम नहीं कर पा रहे हैं, एंड द चॉइसेस दैट वी हैव, अब उससे भी लोग थकते चले जा रहे हैं। देखिए, ये जो हम कारकर्दगी की बात करते हैं ना पीएमएलएन की, या पीएमएलएन कहती है कि हम अब ये करेंगे और मियां साहब ये करेंगे, हाँ, इस पे हमें लोगों के साथ बिल्कुल कैटेगोरिकली और अनएम्बिगुअसली बात करना पड़ेगी। एक होता है उसका विजन, एक है उसके साथ टीम, उस टीम का विजन, और दोनों क्या कॉम्बिनेशन या केमिस्ट्री। नवाज शरीफ साहब
चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। 19 लोगों को याद नहीं है, लोग समझते हैं शायद वो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये हम अधूरी बात करते हैं, पूरी बात सुनिएगा। नवाज शरीफ सबसे पहले 1981 में प्रोविंशियल मिनिस्टर बने एक्साइज एंड टैक्सेशन के, और उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने। 1985 में नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। सही। 1988 में नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। 1990 में नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। सो 81 से लेके 93 तक 13 साल नवाज शरीफ अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और आई होप के मौजूद दोबारा हो जाएंगे, बट जी जी अमीर नहीं, जी वो सिर्फ 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई, वो 1981 से लेके अमीर आपकी आवाज ग्लिच हो रही है एंड आई थिंक कनेक्शन का कोई इशू है। 93 तक मुसलसल 13 साल इक़्तिदार पे रहे हैं और तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो 3 दफा के चीफ मिनिस्टर भी हैं। और इसहाक डार जो हर दौर में नवाज शरीफ के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे अमीर अब्बास यहाँ पर कि इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है नवाज शरीफ साहब का, इतना ज़्यादा कि 3 बार चीफ मिनिस्टर, फिर उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद आपने वैसे भी देखा जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी तमाम चीज़ें, तो हर चीज़ का उनको पाकिस्तान के बारे में अंदाज़ा है। ऐसे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के मेरे ख्याल में सारे खदोखाल देखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं पाए पाकिस्तान के लिए। जी अमीर। जी, तो मैं कह रहा था कि नवाज शरीफ सिर्फ 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर नहीं है भाई, ये अधूरी बात मत किया करें, नवाज शरीफ 3 दफा के चीफ मिनिस्टर भी हैं। बट व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? कोई डिफरेंस तो क्रिएट हुआ नहीं इससे, इतने एक्सपीरियंस के बावजूद, पाकिस्तान को इतना जान लेने के बावजूद, इतनी सर्विस के बावजूद कुछ हुआ तो नहीं। पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं किया, अपने लिए किया हो तो वो एक अलग बात है। जो शख्स 1980 से लेके 2017 तक इक़्तिदार में रहा हो, उस शख्स की कारकर्दगी होनी चाहिए थी ना। अच्छा, इसहाक डार, अब जरा सुनिएगा जी। इसहाक डार जो हमारे 30-40 के बेटे के नौजवान है, उनको नहीं मालूम होगा, इसहाक डार 92 से गवर्नमेंट में आते रहे। 2008 से नहीं आए, 92 में इसहाक डार स्टेट मिनिस्टर बने थे और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। राइट। फिर 1979 से 99 वाले दौर में वो ट्रेड मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे। फिर वो 2008 में फाइनेंस मिनिस्टर बने 6 माह के लिए। फिर वो 2013 में फाइनेंस मिनिस्टर बने 4 साल के लिए, और फिर वो 2022 में फिर फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो नवाज शरीफ भी वही, नवाज शरीफ की टीम भी वही। अच्छा, नवाज शरीफ की टीम में कौन होगा? अभी वो जब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर तो कौन होगा उनकी टीम में? यही इसहाक डार जो बार बार आए, यही ख्वाजा साद रफीक जो बार बार आए, यही ख्वाजा आसिफ जो बार बार आए, दानियाल अजीज जो बार बार आए। अगर वापस आ जाते शाहिद खान अब्बासी तो 8 दफा के मैंने शाहिद खान। तो फिर ये कोई जो इस वक्त हम मईशत का रोना रो रहे हैं कि जी हमारी मईशत बर्बाद हो गई, तबाह हो गई और न जाने क्या क्या हो गया, तो इनके पास कोई प्लान होगा? कुछ कर पाएंगे ये मईशत के लिए? देखिए, अगर इनके पास कोई प्लान होता तो जब 16 माह आपकी हुकूमत थी और उस हुकूमत में आपको जूते पड़ रहे थे, लोग आपके ऊपर तंज कर रहे थे, आपके मुखालिफ इमरान खान की पॉपुलैरिटी नोज डाइव, आपकी नोज डाइव और वो स्काई रॉकेट हो रहा था। सही। तो आप उस वक्त अपने भाई जलील और रुस्वा करवाने के लिए बैठा रखा था अपने भाई को। आपको तो उस वक्त अपने भाई की मदद के लिए पहुंचना चाहिए था। वो जो आपकी जेब में वो नुस्खा कीमिया है, वो नुस्खा कीमिया फौरन आप शहबाज शरीफ को देते। अच्छा, शहबाज शरीफ बतौर प्राइम मिनिस्टर लंदन जाते रहे, नवाज शरीफ से मिलते रहे, तो शहबाज शरीफ को पूछना चाहिए था कि भाईजान वो जो नुस्खा कीमिया आपकी जेब में है वो आपने किसके लिए, किस दिन के लिए बचा के रखा हुआ है? सही बात है। मेरी हुकूमत को तो जूते, लोग तो हमें लान तान कर रहे हैं, तानो तशनी कर रहे हैं, तो वो निकाले या वो आप नुस्खा कीमिया बताएं वो कैसे मईशत ठीक करेंगे। फिर वही इसहाक डार, उसको वहां से इंपोर्ट किया गया, वो भी एब्सकॉन्डर थे, उनको इंपोर्ट किया गया, उनको यहाँ पे सारे केसेस उनके खत्म हो गए और अदालतों ने उनकी पुरानी सैलरीज भी दी गई उनको, जो पता नहीं कितने पैसे बनते थे, पुरानी सैलरीज भी दी गई उनको, केसेस तो खत्म हुए ही। तो सवाल यह है कि आपके पास ऐसा क्या नया है
जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं, या हम आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दें, चले हम उनको शक का फायदा देने को तैयार हैं। मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि वो बड़े तजुर्बाकार सीजनल एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, अब 4 साल बरतानिया में भी सीख कर आए होंगे, तो मैं उनको शक का फायदा देता हूं कि वो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उनको प्लान तो सामने रखे ना। अभी तक तो कोई प्लान सामने नहीं आ सका, और 16 माह की हुकूमत आपका लिटमस टेस्ट था। उस लिटमस टेस्ट में आप बुरी तरह से नाकाम हो गए जी। तो अब आप कैसे करेंगे? और पॉलिटिक्स अभी भी वॉलेटाइल होगी, वल्नरेबल होगी, वल्नरेबल जब अब होगी। और नवाज शरीफ इस पॉइंट पे मुझे पीपल्स पार्टी याद आ जाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो PMLN से नाला भी नजर आती है, और साथ साथ जो मफाहमत के बादशाह हैं जरदारी साहब, वो क्या आपके ख्याल में आगे लाया अमल इख्तियार करेंगे? मैं इसी पे एक कमेंट और ऐड कर दूं कि देखिए, पहले जो 16 माह थे उसमें शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन थी सिर्फ एक शख्स, इमरान खान और PTI। राइट। अब जब शहबाज शरीफ की हुकूमत बनेगी तो उनकी एक ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी भी होगी। तो वो टफ टाइम नहीं था इतना उनके लिए। टफ टाइम तो हुकूमत में नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को अब मिलेगा। इसी तरह से अगर उन्होंने ANP MQM वगैरह को अपना इत्तेहादी नहीं बनाया तो वो भी ऑपोजिशन के तौर पर खड़े हो जाएंगे। तो अब नवाज शरीफ को ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगी। अब बिलावल और आसिफ जरदारी फिर उनको कहेंगे कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब वो फिर कहेंगे कि नवाज शरीफ नासूर है, चोर है, डाकू है, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। कल से पीपल्स पार्टी ने ये बयानिया शुरू कर दिया है कि नवाज शरीफ तो कन्विक्टेड है। और इसी बयानी को आगे लेकर चलेंगे हम। मगर बात यही है ना कि अमीर, बात यही है कि हमारे पास कन्विक्शन होती है, सजाएं होती हैं, सजाओं के बाद मुल्क बदर भी हो जाते हैं लोग, और फिर वापस आते हैं और फिर पाकिस्तान की बागडोर संभाल लेते हैं। तो ये तो नेवर एंडिंग है, दिस इज़ अ विशियस साइकिल। और फिर ये है कि आज किसी एक का टेन्योर है, अगली बार चलें दूसरे की जो बुराइयां थी वो भूल के उसका टेन्योर शुरू हो जाता है। तो हमारे पास तो यही बारी लगी हुई है। एक बस आखिरी चीज़, इस पे भी कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कर दीजिए। और एक आखिरी बात ये भी बताइए कि बैलेट पेपर पे हमें PTI नज़र आएगा? जी, जहां तक इंतहाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की करीबी सोर्सेज है उनसे जो मेरी बात हुई है, वो कमिटेड है इस बात पे। एक तो ये कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा, मुझसे अगर मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की गई इलेक्शन को डिले करने के लिए तो मैं इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा, बैट का निशान बैलेट पेपर पर होगा, हर हाल में होगा, और वो वहां से एलिमिनेट नहीं हो सकता। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा जो मुमकिन नहीं है, अभी डूएबल नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप इमरान खान को पार्टी ऑफिस से रिमूव कर सकते हैं, यानी एज चेयरमैन ऑफ द पार्टी। अगर उनको कन्विक्शन हो जाती है तो आप उस बुनियाद पे, जो साकिब निसार साहब की अदालत ने फैसला दिया था नवाज शरीफ के हवाले से, जब उनको सजा हुई तो फिर नवाज शरीफ को पार्टी ऑफिस से भी रिमूव किया गया था 62(1)(f) की वजह से। तो अगर इमरान खान की सजा हो जाती है साइफर केस में तो उन्हें पार्टी ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन पार्टी इंटैक्ट रहेगी और पार्टी का जो सिंबल है बैट वो भी मौजूद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपने की। यही बातें और यही दौर हम हमेशा से, बचपन से मैं तो देखती रही हूँ कि अब PMLN तो अब पीपल्स पार्टी, बीच में PTI आई, और यही सब बारियां लगती हैं और उसके बाद नतीजा कुछ भी हासिल नहीं होता। आवाम वहीं के वहीं हैं, मुश्किलात वहीं की वहीं हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी ज़िंदगी के हवाले से आप ना उम्मीद नहीं हो सकते। क्या क्या आप कर सकते हैं, कैसे अपने आप को बना सकते हैं, और किस तरह से लोग आपको इंस्पायर करते हैं। एक ऐसी एक स्टोरी है जो हम आपसे ब्रेक के बाद शेयर करेंगे।